हेलो एंड वेलकम टू एमए टीवी कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख से मुतालिक जानकारियां देते हैं और पिछले 3 साल से दे रहे हैं। हर ट्यूसडे और हर थर्सडे को लंदन स्टूडियो से शाम 6:30 बजे लाइव आपके साथ हम जुड़ते हैं। नाजरीन, इस वक्त सबसे बड़ा जो तशवीश का बायस बात बन रही है, वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, लाहौर में या रावलपिंडी में, और वहाँ कारोबार करते हैं, उनका दर्जनों के हिसाब से पिछले कुछ अरसे में कत्ल किया जाना है। और गवर्नमेंट कहती है कि ये जो कत्ल है, ये कोई डकैती हुई है, कोई चोरी की वारदात थी या कोई दुश्मनी थी, लेकिन आज तक उनके कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। और अब गुज़िश्ता रात एक इंतहाई अहम सेशन जज अमजद इसहाक, जिनका ताल्लुक मीरपुर से है, उनको भी कल पिंडी में बहरिया टाउन में उनके घर के बाहर गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जिसकी वजह से अब बहुत सारे जो हलके हैं पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदरून और बैरून मुल्क, उन्होंने अब संजीदगी के साथ इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू की और पाकिस्तान से इन मामलात की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है। नाजरीन, कुछ रोजमर्रा की खबरें हैं, उसके बाद चलते हैं द फ्यूचर ऑफ इंडिया की तरफ, बात करेंगे उस पे। नाजरीन, पीओजेके के शहर थोराड़ में आटे की किल्लत और लोड शेडिंग के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ जो धरना है वो बदस्तूर जारी है। मुजफ्फराबाद में, जैसा हमने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, गड़ी दुपट्टा में अभी तक आटे का जो मसला है वो हल नहीं हो सका। इसी तरह से जो गिलगित बल्तिस्तान है, वहां पे 20 लाख गेहूं की बोरी जो है, गंदम की बोरियां, उसका कोटा बहाल नहीं किया गया, जिसके खिलाफ जो है वो अब हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे ट्रेड यूनियन होती है और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन्होंने अब ये ऐलान किया है कि इसके खिलाफ जो है बाकायदा एक एहतजाजी तहरीक जो है उसका आगाज किया जाएगा। नाजरीन, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कत्ल के हवाले से एक जो नौजवान है, उनका ताल्लुक मुजफ्फराबाद से था, उनको भी रावलपिंडी में इंतहाई पुरअसरार तरीके से कत्ल किया गया है और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा कि कत्ल किसने किया है। निक्याल फतेहपुर थिक्याला जो है, वहां आटे के बहरान ने जाहिर है बहुत शिद्दत इख्तियार कर ली है और अवामी वर्कर पार्टी, जम्मू कश्मीर अवामी वर्कर पार्टी ने 3 जून को बाग में अवामी हकूक कॉन्फ्रेंस बुला ली है, जिसमें कि आइंदा के लाएअमल पर गौर किया जाएगा और उसको महंगाई, बेरोजगारी और गेहूं की किल्लत और सब्सिडीज में जो कटौतियां हो रही हैं, इसके ऊपर जो है वो बात वहां की जाएगी। नाजरीन, जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि जो गेहूं के कोटे में कमी के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान में, शगर में, गिलगित में एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं, जबकि स्कर्दू में जो है वो एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें सैकड़ों जो है वो नौजवान मुजाहरीन जो है वो यादगार चौक पर जमा हुए और उन्होंने वहां जमा होके जो है वो सख्त नारेबाजी की। इसके अलावा नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की जो अवामी एक्शन कमेटी है, उन्होंने मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के तीनों डिवीजन्स में तहरीक जो है वो शुरू करने का ऐलान किया है और इस हवाले से तमाम जिलों में एहतजाज होगा। अब उन्होंने कहा है कि पहले हम एक डिवीजन पे, दूसरे पे, तीसरे में हम जलसे करेंगे लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। उसके बाद बैक वक्त यानी साइमल्टेनियसली तमाम जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वहां पर मुजाहरे होंगे और उसके बाद थर्ड फेज आएगी, जिसमें सब जो है वो डिसेंड करेंगे, यानी लॉन्ग मार्च करेंगे गिलगित शहर की तरफ। तो काफी जो है वो इस वक्त लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है इस हवाले से।
नाजरीन, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के शहर डडियाल के सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ बार एसोसिएशन ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया है। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के जो साबिक वजीर आजम थे तनवीर इलियास, जिनको जुडिशल कू के जरिए हटा के तो पीडीएम नवाज सरकार बनवाई गई आजाद कश्मीर सो कॉल्ड में, वो इलियास तनवीर इलियास साहब ने ऐलान किया है कि वो अपनी नई सियासी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं और ये सियासी पार्टी पाकिस्तान के हर सूबे में वो लॉन्च करेंगे और बकौल उनके सो कॉल्ड आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी इसके यूनिट बनाए जाएंगे। वो कह रहे हैं कि इस हवाले से हमने होमवर्क सारा कर लिया और रजिस्ट्रेशन की जो है वो तमाम तैयारी हमने मुकम्मल कर ली। उधर नाजरीन, कल भी शगर में बिजली की लोड शेडिंग और गेहूं के बुरहान के खिलाफ मुजाहरा हुआ है और इस सारे सूरत हाल के बावजूद बजाय इसके कि पाकिस्तान जो है गिलगित बल्तिस्तान के गेहूं का कोटा बढ़ाए, उन्होंने 2 दिन पहले उसमें 15% मजीद कटौती कर दी। यानी जो पहले कटौती थी उसमें 23% कम किया था, अब 15% मजीद उसको कम कर दिया गया है। इसके अलावा कल जो है वो फातिमा जिन्ना डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन की जो लड़कियां हैं, उन्होंने गिलगित में बड़ा जबरदस्त मुजाहरा किया है और वो मुजाहरा उन्होंने इसलिए किया है कि उनके कॉलेज की एक जो बिल्डिंग है जो कॉलेज के साथ मुत्तसल है, उसको किसी और इदारे के हॉस्टल के लिए जो है वो वक्फ किया जा रहा है। वहां पे किसी और कॉलेज के लिए हॉस्टल बनाया जा रहा है, तो उन्होंने उसके खिलाफ जो है बहुत जबरदस्त एहतजाज किया है। दयामर में नाजरीन मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो उलमा ने, जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, उलमा उनको कहते हैं, उन उलमा ने दयामर में, पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के दयामर में गेहूं के बुरहान के खिलाफ जो है मुजाहरे करने का ऐलान किया है। ये सारा कुछ हो रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत में यानी श्रीनगर में जो सयाह है, टूरिस्ट हैं, वो बड़ी तादाद में आना शुरू हो गए हैं और उनके आने के साथ ही जो है जितने हाउस बोट्स थी और जितने होटल हैं वो 3 महीने के लिए बुक हो चुके हैं, ऑलरेडी फुली बुक है। 3 महीने के लिए किसी होटल में या हाउस बोट पे आपको जगह नहीं मिलेगी। लिहाजा अब सरकार ने जो है वो कश्मीरियों से कहा है कि अपना दिल जरा खुला करें और हाउस गेस्ट जो है वो लोगों को ले, थोड़े बहुत जो भी पैसे उन्होंने लेने हैं वो ले लें, लेकिन अपने घरों के दरवाजे खुलें ताकि ये जो इतना बड़ा आ रहा है सैलाब टूरिस्ट का, इसको वहां पे रिहाइश मुहैया की जा सके। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसका 2 दिन पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इफ्तिताह किया है और उस में जो मेन बात है जिस पे सारे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो अखंड भारत का वो नक्शा है जो पार्लियामेंट के अंदर दाखिल होते हुए पार्लियामेंट की लॉबी की दीवार पर बनाया गया है, जिसमें ये पाकिस्तान और भूटान और ये सारे शामिल हैं उसमें। उसको अखंड भारत का जो है वो नक्शा वहां बनाया गया है। इसी के ऊपर और इंडिया का क्या मुस्तकबिल है आगे, बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आपके जाने पहचाने मेजर जनरल AK सिवाज, जो फॉर्मर चीफ है टेरिटोरियल आर्मी के। 22 साल तक इन्होंने जम्मू कश्मीर में देश की सेवा की है। जनरल साहब, बहुत स्वागत है आपका। मेहरबानी मिर्जा साहब। जनरल साहब, ये जो नक्शा बनाया है इन्होंने पार्लियामेंट में, इसने तो तहलका मचा दिए। देखो मिर्जा साहब, एक बार हमें समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से ये पार्लियामेंट हाउस बनाया गया है जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का है, उसके अंदर क्या खसूसियत है, क्यों बनाया गया, तब इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। देखो ये सच्चाई है कि ये हमारा जो अभी पार्लियामेंट हाउस है उसको 90 साल से ज्यादा हो गए हैं
वो 1921 में बनना स्टार्ट हुआ था, 1927 में बन के वो जब भारत की कैपिटल शिफ्ट हुई थी कलकत्ता से दिल्ली के, और उस समय इसको बनाने के लिए एडविन ल्यूटन्स और बेकर ने मदद की थी। उन्होंने ये प्रोजेक्ट की एक प्रकार से ड्राइंग बनाई थी। मगर अब ये बहुत पुराना हो गया है। इसके अंदर एक तो लाइटिंग सिस्टम इतनी एफिशिएंट नहीं है, बिल्डिंग्स के अंदर थोड़ा बहुत सीपेज भी आती है, और उसके बाद इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो ये दूसरा ये देखा गया था कि जो अभी कैपेसिटी है हमारे जो पार्लियामेंट में, लोकसभा में, वो करीब करीब 545 लोकसभा के एमपीज की है, और इसी प्रकार 300 के करीब जो हमारे राज्यसभा। मगर वो 2026 के बाद जब हमारी डीलिमिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और उसके बाद इसकी नफरी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन होगी, मतलब 140 करोड़। तो ऐसे में जरूरत थी कि भारत एक नया पार्लियामेंट हाउस बनाए जो कि सेंट्रल विस्ता का प्रोजेक्ट का हिस्सा हो, और जिसके अंदर कैपेसिटी ज्यादा हो, और जो मॉडर्न फैसिलिटी से हो, क्योंकि भारत जो है एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इन द वर्ल्ड। और यही नहीं, भारत एक ऐसा देश है जो फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी है और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और आने वाले 3-4 साल में वो जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। और ये भी सच्चाई है कि जो कोविड-19 से पहले फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत था, और कोविड-19 के बाद भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये न्यू पार्लियामेंट हाउस बनाया गया है। ये 970 करोड़ इसमें लागत आई है, और इसको भारत ने आत्मनिर्भर भारत के तहत जो टाटा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने बनाया है, और इसको 2 साल कुछ 2-3 महीने के अंदर ही बना के तैयार कर दिया गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो बात आप कर रहे थे, इसके अंदर जो चीजें रखी हैं, एक तो लोकसभा, राज्यसभा, उसके साथ साथ जो हेरिटेज कल्चर, जो पुरानी हिस्ट्री है, वो है जो आप बताने का कर रहे थे मैप। मुझे लगता है वो पुराना मैप है, मैं उसके ऊपर इतना वो टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो किस टाइप का कहाँ लगा है। मगर मैं कुछ और बातें बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि इसकी जो सबसे बड़ी खसूसियत है कि इसके अंदर एक स्वर्णगोल है, जो कि एक जब ट्रांसफर ऑफ पावर होती है तो वो एक दर्शाता है कि कैसे होगी। जैसे कि फौजी अफसरों के बीच में एक कैन को दिया जाता है या सोड को दिया जाता है, इसी प्रकार से जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो लॉर्ड माउंटबेटन से जब पावर प्रधानमंत्री नेहरू को मिली थी, तो यह सोचा गया था कि उसका किस प्रकार से उसकी पावर दी जाए। तो फिर यह ध्यान दिया गया था, तमिलनाडु के अंदर एक चोला डायनेस्टी है, वो करती है कि सेनोगल बनाया जाता है जब एक राजा दूसरे राजा को देता है, जब पावर ट्रांसफर होती है। तो ऐसा ही 1947 में किया गया था, सेनागोल बनाया गया था, और उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने वो सेनागोल जो है प्राइम मिनिस्टर नेहरू को दिया था। तो उसका अभी दोबारा बनाया गया, बहुत अच्छा अभी तमिलनाडु से, और वो सेरेमनी भी पूरी हुई। उस सेरेमनी के ऊपर उसको लगाया जाएगा जो हमारे स्पीकर हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उसके सीट के पीछे। वो दर्शाता है, उसका जो मेन मकसद है कि आपको जस्टिस देना है, सबको, आपको सबकी सुननी है। तो अब इसकी और खसूसियत क्या है? देखो, पहले वाला जो पार्लियामेंट हाउस था, एक तो बहुत पुराना हो गया, इनएफिशिएंट था, और ये याद रखना कि भारत का जो ये इलाका है दिल्ली का, ये सेस्मिक जोन 4 में आता है। इसका मतलब ये, इसका भी हमें ध्यान देना, अर्थक्वेक का भी। अब जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ा के लोकसभा की 888 कर दी है, राज्यसभा की 384, और टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 1272, जो कि अगले 50 से 100 साल तक अगर हमारे मेरा ख्याल है कि जनरल साहब का कनेक्शन का इशू है। नाजरीन, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हमें बता रहे हैं आगे जनरल साहब, बड़ी महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। आप बता रहे थे कि राज्यसभा की सीट जो है वो 384 और लोकसभा की 888 कर दी गई। हाँ बिल्कुल, वो सीटें बनाई गई हैं, कर नहीं दी, करना तो अभी मतलब बनाई गई हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो वो ऐसे बनाई गई हैं। तो इस ये जो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का हिस्सा जो है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग,
इसके अंदर दो चार बातें और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डबल कैपेसिटी है और 3 गुना ज्यादा एरिया पुराने से करेगा। एफिशिएंट है, लाइटिंग का बहुत अच्छा सिस्टम है, ये ग्रीन एनर्जी के साथ बनाया गया है। और दूसरा, ये एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर का घर भी बड़ा नजदीक होगा, सारे के सारे ऑफिस भी बनेंगे, जिससे आज भारतवर्ष में हो क्या रहा है, अलग अलग मिनिस्ट्री के ऑफिस अलग अलग जगह हैं और उनको हायर किया गया है प्राइवेट बिल्डिंग से। बहुत पैसा खर्च होता है, इसलिए सारे के सारे ऑफिस नई बिल्डिंगों में शिफ्ट होंगे, जो कि एक बहुत एफिशिएंट होंगे और ये पार्लियामेंट हाउस के नजदीक होंगे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का। और अब जो मैंने दो चार बातें बताई कि क्यों इसको बनाया गया, क्योंकि जरूरत थी। अभी हमारे लोकसभा राज्यसभा में एमपीज की स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। पुराने वाला एफिशिएंट नहीं था, स्ट्रेस था, जोन 4 के अंदर उसकी काबिलियत नहीं थी। अभी इसको सेस्मिक जोन 5 तक का ये ले सकता है, इतना अच्छा मजबूत बनाया है। अगले 16 साल तक ये देखेगा और ये स्टेट ऑफ आर्ट है, इसको देखने लायक है। और इसको हाँ जरूरी है, हमने नहीं देखा है, मगर जो कुछ अभी वीडियो से दिखाया गया है, बिल्कुल देखने के लायक है, बहुत खूबसूरत है और उस बड़ा दिलकश है और उसके अंदर बहुत सारे जो है वो नए ऐड ऑन किए गए हैं। जैसे जनरल साहब बता रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी है उसमें इस्तेमाल होगी। जी जनरल साहब। हाँ, तो सच्चाई यह है कि ये बहुत जरूरत थी भारत को बनाना। और एक छोटी मोटी कंट्रोवर्सी भी आई है जो मैं अपने व्यूअर से शेयर करूं कि कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन के कुछ एक पार्टियां हैं, उन्होंने इसकी जो इनॉग्रेशन में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने बोला कि इसको प्राइम मिनिस्टर को इनॉग्रेट नहीं करना चाहिए, इसको प्रेसिडेंट को इनॉग्रेट करना चाहिए, क्योंकि वो पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा को जब होता है पार्लियामेंट, उसको इकट्ठा वो भाषण देती हैं। तो मगर ये सच्चाई है कि जब भारत आजाद हुआ था तब भी जो पार्लियामेंट में थे, नेहरू को ही पावर शिफ्ट की गई थी लॉर्ड माउंटबेटन से। मुझे लगता नहीं कि वो कोई कंट्रोवर्सी का इश्यू है, वो कंट्रोवर्सी बनाने के लिए बनाई गई है। ये सच्चाई है। ये बहुत ही भारत देश के लिए एक 75वें साल में, आजादी के 75 साल में, ये हमारे लिए बड़ी रिस्पेक्ट और शान की बात है। आज भारत ने एक नया पार्लियामेंट हाउस बनाया है जो कि वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द बेस्ट है। और आज वो अमेरिका में भी ऐसा नहीं है जिस प्रकार का ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पार्लियामेंट हाउस भारत ने बनाया है। और आने वाले समय में ये एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ जस्टिस होगा। और ये भी सच्चाई है कि जो मैं बता रहा था कंट्रोवर्सी, इसका कोई खास इफेक्ट नहीं हुआ, ज्यादातर पार्टियों ने हिस्सा लिया। और ये सच्चाई है कि इसको देखते ही बनता है कि जिस प्रकार से ये पार्लियामेंट हाउस को बनाया गया है और आने वाले समय में हर फैसिलिटी का ध्यान दिया गया है कि हर एमपी का कोई ना कोई जगह होगी, मिनिस्टर्स को बैठने के लिए ऑफिस होगा, प्राइम मिनिस्टर जो है वहीं से फंक्शन कर पाएंगे। और इसका मतलब समय वेस्ट नहीं होगा, आप एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकते हो। हर जगह की एक प्रकार से आपने पूरा हिसाब किताब रखा है। और जो पुराना पार्लियामेंट हाउस है उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा, म्यूजियम बनाया जाएगा, वो भी बिल्कुल नजदीक है। तो उसका भी प्रॉपर जो एक प्रकार से आप यूटिलाइजेशन करोगे, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही काबिल तारीफ है। मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, 970 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं और ये रिकॉर्ड टाइम में 2.5 साल से पहले बन गया है, जबकि कोविड-19 कम से कम 2 साल के करीब था इसके दौरान, फिर भी ये काम इसका रुका नहीं। तो मैं यही कहूंगा मिर्जा साहब, ये एक फख्र की बात है, भारत ने अपने 75वें साल में जो न्यू पार्लियामेंट हाउस बनाया है वो स्टेट ऑफ आर्ट है। वो देख के ही बनता है कि एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के लिए ऐसा बनना बहुत ही अच्छा है और बहुत ही भारत के लिए शान की बात है। मिर्जा साहब। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि 75 साल के बाद हमारे पास अब एक नई पार्लियामेंट आई है, लेकिन 2047 में जब हमारी आज़ादी को 100 साल पूरे होंगे, तो उस हवाले से भी मोदी जी ने एक प्लान बनाया है और वो प्लान है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की स्टेज पे आ जाएंगे। थोड़ा सा आखिर में इसके ऊपर थोड़ा सा दर्शकों को बताएं
कि हमारा ये 100 साल पूरे होने पे क्या होने जा रहा है हिंदुस्तान। देखो, इसमें कोई शक नहीं कि आज हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं और आने वाले 5 साल में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे, मगर अभी भी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, ये मान के चलना है। और अब प्रधानमंत्री मोदी का एक प्रकार से एम ये है और टारगेट ये है कि हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बने, हमारी इकोनॉमी और भी तेज चले और हमारी जो जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम हर इंडिविजुअल की बढ़े, जिस प्रकार से डेवलप्ड कंट्रीज के हैं, जो वेस्टर्न कंट्री है, और उसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। उसके अंदर 3 चीजों पे बड़ा फोकस है। एक तो एजुकेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस दिया जा रहा है, एक वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है, और तीसरा रूरल एरिया पे ध्यान दिया जा रहा है, ये है। और चौथा जो एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी करीब करीब 25 साल है उसको, तो उस समय तक भारत इन चीजों को देख के और डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनेगा, एक प्रकार से पूरे साउथ एशिया के अंदर एक बहुत बड़ा देश बन के उभरेगा। और ये सबको पता है कि जो आने वाले समय में ये वर्ल्ड पावर है, एक अमेरिका की है जो कि डोमिनेट करेगा और जिसके साथ ये नेटो की कंट्रीज होंगी। दूसरा जो पावर हाउस होगा चाइना, जिसके साथ रूस होगा और कुछ एक कंट्री। भारत एक अलग होगा, भारत तो अलग अपनी पहचान बनाएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोहरा बन के निकलेगा और एक डेवलप कंट्री होगा उस टाइम तक 2047 तक। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा, भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी, भारत की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो होगी, मगर भारत आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर चलेगा। और भारत चाहेगा कि उस समय तक भारत के जो लोग हैं उनका पर कैपिटा इनकम इतना बढ़ जाए कि जो इंडेक्स है वो फर्स्ट 10 कंट्रीज के अंदर आ जाए वर्ल्ड में। मुझे लगता है जिस प्रकार से हम जा रहे हैं उसी हिसाब से कार्रवाई हो रही है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो एक प्रकार एम है, जो मंत्र है, जिस प्रकार से पूरा देश लगा हुआ है, आने वाले समय में ये सच्चाई होके रहेगा। मिर्जा साहब जी, बहुत सही फरमाया आपने, ये होने जा रहा है और नजर आ रहा है जिस तरीके से, मतलब है कि इंडिया की प्रोजेक्शन हो रही है। नाजरीन, आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। परसों थर्सडे को हमारा शो 6:30 बजे लंदन टाइम लाइव दोबारा होगा और मैं चाहूंगा कि जनरल साहब थर्सडे को जब आप तशरीफ लाएं तो हमें मणिपुर में जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर हमारे दर्शकों को जानकारी दें, क्योंकि इसके खिलाफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी वाले कब्जे जम्मू कश्मीर में बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि देखें हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, आग लगी हुई है, अपने घर में जो आग लगी है वो उनको नजर नहीं आती। तो परसों जो है ये हम खास तौर पर मणिपुर के जो रॉयट्स हो रहे हैं इसके ऊपर जनरल साहब से समझने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तक मुझे और जनरल साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।